नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में राम राज्य का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वहां किसी को भी दैहिक, भौतिक या दैविक कष्ट नहीं था। सब लोग भयमुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करें। राजा प्रजा के सेवक के रूप में राज्य का संचालन करता और प्रजा की खुशी में ही अपना कल्याण देखता। राज्य का सर्वोच्च धर्म यही होता था। समाज में समानता और न्याय के साथ हर कोई अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करता था। एक राजा से लेकर आम इंसान तक मर्यादा और नैतिक मूल्यों का पालन करता था। आज बीजेपी शासित राज्यों में पार्टी की ओर से यही दावा किया जाता है कि उसके नेता सीएम कहे जाते हों, पर सेवक भाव से राम राज्य लाने में लगे रहते हैं। राम राज्य वाली व्यवस्था बहाल करने का प्रयास होता रहता है। कुछ ऐसा अब बिहार में सम्राट चौधरी करते दिख रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद से ही सम्राट चौधरी से भयमुक्त समाज के लिए पुलिस को खुली छूट मिली और अपराधियों पर लगाम लगाई जाने लगी। सरकारी व्यवस्था की पेंच कसते हुए अटकाने, लटकाने और भटकाने की प्रथा में सुधार कर अधिकारियों को कर्तव्यनिष्ठ होने की हिदायत दी जा रही। अगर फिर भी लोगों की समस्याओं के समाधान में सारी व्यवस्था विभिन्न वजहों से विफल हो तो लोग इसकी जानकारी सत्ता के शीर्ष पर बैठे सम्राट चौधरी तक सीधे पहुंचा सके, इसके लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा। अब शिकायती पत्र डिजिटल दौर में ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे। जो सक्षम हैं ऑनलाइन खुद पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। जो सक्षम नहीं वो सहयोग शिविर में पहुंचे, जहां अधिकारी उनके सहयोग के लिए तैनात किए गए। फिर मुख्यमंत्री के स्तर पर शिकायतों के निपटारे का प्रक्रिया और उस पर नजर रखे जाने की तैयारी की गई, ताकि राम राज्य की संकल्पना बीजेपी का सियासी जुमला भर न रह जाए। समाधान से संतुष्ट हुए लोगों को इसका एहसास भी हो और इसके लिए समय सीमा तय कर दी गई है। 30 दिन में काम पूरा या होगी कार्रवाई। लेकिन एनडीए सरकार में पहले भी ऐसी व्यवस्था हुई। आरटीपीएस कह लें, जनता दरबार की व्यवस्था कह लें या फिर राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके बाद भी लोग संतुष्ट हुए ये कहना मुश्किल है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि सहयोग शिविर के माध्यम से सम्राट सरकार क्या कर पाएगी लोगों को संतुष्ट। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका राकेश रंजन जी। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए विशाल यादव जी हैं। बीजेपी की ओर से सुमित शशांक जी और आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रमोद जी आपसे कर लेते हैं। क्या लगता है, सम्राट सरकार सहयोग शिविर के माध्यम से जो प्रयास कर रही है उससे जनता को संतुष्ट कर पाएगी? देखिए दीपक जी, अभी सहयोग शिविर हो या सहयोग पोर्टल हो, अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी। उन्होंने क्या घोषणा करने का काम किया? उन्होंने कहा है कि ये जो पोर्टल है उसमें 1 महीना के भीतर अधिकारियों को निपटारा करना है, मतलब फाइलों का निपटारा या जो भी जो कंप्लेन है उसको निपटारा करना है, नहीं तो उनको स्वतः निलंबित समझा जाएगा या निलंबित समझेंगे वो। तो ये हमको लगता है कि सीधा सीधी जो है ये हेडलाइन मैनेजमेंट इसको कह सकते हैं या राजनीतिक स्टंट इसको कहा जा सकता है। आपने खुद अपने इंट्रो में कहने का काम किया है कि पहले भी जनता दरबार भी लग चुका है और उसके अलावा जो है कई जो है पोर्टल पर भी काम हो चुका है। लगातार जो है 20-21 सालों से इन लोगों की सरकार है, लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम तो शून्य है। आप देख लीजिए क्या हालात है बिहार के हालात। अगर किसी भी मानक पर उसको आप देखिएगा तो वो अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। और जिस प्रकार से अपराध की जो घटनाएं घट रही है, आज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मात्र अप्रैल और मई माह के जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप और बलात्कार और उसके उपरांत हत्या की जो घटनाएं सामने आई बिहार पटना और से लेकर के तमाम सुदूरवर्ती जिलों का, उन्होंने एक एक करके ब्यौरा प्रस्तुत करने का काम किया है। अपराध जो है चरम पर, अफसरशाही चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर। किसी के यहाँ छापामारी होती है तो मशीन मंगाना पड़ता है नोटों की गिनती करने के लिए। छोटे छोटे पदाधिकारियों के यहाँ जब छापेमारी होती है, आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से इन लोगों ने ये अफसरों को खुली छूट दे रखी है। आज वो कह रहे हैं कि 1 माह के भीतर में जो है आपको काम को निपटारा करना होगा। तो ये सिर्फ इनका जो है एक हेडलाइन मैनेजमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उदाहरण देकर के मैं कहना चाहता हूं कि अभी 1 महीना पहले
तो ये मुख्यमंत्री बने हैं। उसके ठीक पहले जब डिप्टी सीएम थे विजय सिन्हा, तो यही भूमि एवं राजस्व विभाग में उन्होंने कई निर्णय लिए थे और पदाधिकारियों को निलंबित करने का काम किया था। लेकिन उन्हीं पदाधिकारियों के आगे जब इनकी सरकार बनी तो उनका निलंबन मुक्त भी हुआ, जो उन्होंने सस्पेंड करने का काम किया था, और उनकी शर्तों को भी ये लोग मानने का काम किए, चूंकि वो लोग हड़ताल पे चले गए थे। और विजय सिन्हा जो उस समय के डिप्टी सीएम थे, वो कहते थे कि किसी भी कीमत पर हम जो है ये कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहाँ है आपका ये तो दोहरा रवैया है ना। इस दोहरा रवैया के साथ जनता के बीच में जाइएगा और कहिएगा कि सहयोग पोर्टल हो, या जनता के बीच में हमारे मंत्री जो है आ रहे हैं जन सुनवाई के लिए, इससे कुछ होना है क्या? ये सिर्फ एक दिखावा है। और नए नए मुख्यमंत्री बने हैं तो वो चूंकि हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए जनता के बीच जा रहे हैं ताकि सुर्खियों में वो बने रहे। हेडलाइन मैनेजमेंट है और दिखावा है, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि नतीजा शून्य है, लेकिन शून्य कुछ नहीं कहा जा सकता। हम संतुष्टि की बात कर रहे हैं और वो भी एक बड़ी चुनौती है। विशाल जी से हम जान लेते हैं, उन्हें क्या लगता है, क्या सम्राट सरकार सहयोग शिविर के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें संतुष्ट कर पाएगी? देखिए दीपक जी, बिहार के गाँव में एक कहावत है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता। उस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी भी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो थोड़ा ताम झाम ज्यादा कर रहे हैं। आपने खुद बताया कि ऐसा प्रयोग पुराने सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी समय समय पे करते रहे, लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? समय उनकी नियमित व्यवस्था थी, वो प्रयोग नहीं था। नीतीश कुमार की नियमित व्यवस्था थी जनता दरबार की। मैं उस पर ही आ रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आज भी शून्य है। ब्लॉक में जाइए, आज भी जनता का काम नहीं हो रहा है। सम्राट चौधरी जी ठीक है, काम कर रहे हैं, काम करने के उद्देश्य से अगर ऐसा सोचे तो हम उनको बधाई देते हैं, लेकिन हमको लगता है ये केवल ताम झाम और हेडलाइंस का ये बात है, केवल हेडलाइंस बनाने का तरीका है। ठीक है, सम्राट चौधरी जी हेडलाइंस बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम जनमानस का काम कैसे हो, इस पर बात करना चाहिए। आदरणीय विजय सिन्हा जी जब बिहार के राजस्व विभाग के मंत्री थे, तब किस तरह का बिहार में कारनामा हुआ था, अधिकारियों को किस तरह से धमकाया गया था, फिर बाद में अधिकारी फिर से शिफ्ट हो गए। अभी सम्राट चौधरी जी कहे कि 30 दिन के भीतर अगर नहीं होगा तो उनको हम निलंबित मानेंगे। अरे भैया, जो करना है कीजिए, लेकिन जनता का काम होना चाहिए। केवल दिखावटी और बनावटी बातों को हटकर जनता का काम कैसे होगा, इस पर बात कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का सरकार केवल दिखावटी और बनावटी बातों में ही विश्वास रखती है। लेकिन मुख्यमंत्री का यह दावा है कि लटकाने भटकाने अटकाने वाली व्यवस्था नहीं होगी। आप दिखावटी और बनावटी की बात कर रहे हैं। सुमित शशांक जी से जान लेते हैं। सुमित जी, विपक्ष जो भी उपलब्धि है उसे शून्य करार दे रहा है, लेकिन हम बात संतुष्टि की कर रहे हैं, और संतुष्ट कर पाना एक बड़ी आबादी को अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, जो शायद एक असंभव लक्ष्य के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत सहयोग शिविर के माध्यम से की है। कितनी संतुष्टि जनता में, वो भाव संतुष्टि का कि हाँ सरकार काम तो कर रही है, ये तो कम से कम लायक इसकी शुरुआत हुई? देखिए दीपक जी, जनता संतुष्ट है और जनता ने हमें चुना है। जनता को भरोसा था, इसलिए जनता ने हमें अपना महत्वपूर्ण मत दिया है, और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। और उस दायित्व के निर्वहन के लिए आज हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी लगातार काम कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और कहीं ना कहीं बिहार को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए लगातार हम काम करते हैं। हमारा उद्देश्य लघु एवं कुटीर उद्योग को समृद्ध करना है, ताकि एक परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो सके। बिहार में रहने वाले जब हजारों लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, मॉडल स्कूल के माध्यम से बच्चे जो हैं उनको माल न्यूट्रिशन की दर से बाहर निकाला जाएगा, तो लगातार मुझे लगता है कि बिहार समृद्ध होगा। इस दिशा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि एक सकारात्मक डिबेट नहीं हो सकता है क्या, कि हम जब चर्चा करते हैं किसी भी सकारात्मक विषय पे, सकारात्मक डिबेट पे, मुद्दों पर, तो विपक्ष से कहूंगा कि वो सुझाव भी तो दे सकते हैं, लेकिन चीजों में कमियां ढूंढना यही विपक्ष का काम है। कमियां ना ढूंढे, सुझाव देना है तो सुझाव दे। सहयोग पोर्टल के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि जब पारदर्शिता होगी, जब हम योजनाएं लेकर के आएंगे, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में हम कितने प्रतिशत जमीन पर उतर रहे हैं, उसके बीच में जब पारदर्शिता होगी, तभी तो कोई व्यक्ति आकर के बताएगा, और उनकी चीजों को आगे बढ़कर करने का काम भी हम करेंगे। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप से विपक्ष बाहर निकले, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। मैं दीपक जी ये कहूंगा अपने दोनों मित्रों को कि
2025 में चुनाव समाप्त हो गया, अब चुनाव जो है 2029 में होगा, 2030 में होगा। लेकिन 29-30 की चुनावी तैयारी वर्तमान में ये अभी से, मतलब जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप की नीति करते हैं, अरे बिहार आपका भी है, बिहार हमारा भी है, हमें मिल करके बिहार रूपी परिवार को आगे बढ़ाना है। अगर कहीं कोई कमी आपको दिखाई देती है या फिर आपके पास कोई सुझाव है तो उस सुझाव को भी तो दे सकते हैं। कमी और सुझाव की बात हम जरूर रखेंगे, लेकिन दीपक जी नहीं सुमित जी आप, हाँ नहीं उनके अटकाने भटकाने के चक्कर में आप मत आइए, आप हमें ये बताइए कि अगर कमी नहीं होती तो सम्राट सरकार को ये व्यवस्था बहाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सम्राट चौधरी ने कमी देखी है, विपक्ष उस कमी का उल्लेख कर रहा है, तो आप उसे सकारात्मक तौर पर ही देखिए ना कि हाँ चलिए 2 शिकायतें ये है, 2 शिकायतें विपक्ष की ओर से भी आ गई है, चारों का हम समाधान करेंगे। सतत प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं ये भी विपक्ष को समझना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है अगर विपक्ष को पता होता तो जनता को मालूम है कि सतत प्रक्रिया के अनुसार विकास क्या होता है। इसी कारण से तो नीतीश कुमार जी वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लगातार सतत प्रक्रिया के अनुसार काम किया, तब ना विकास यात्रा, न्याय यात्रा, सुशासन यात्रा, तो लगातार यात्राओं का क्रम हुआ। जनता के बीच गए, जनता से पूछा कि क्या तकलीफ है, क्या समस्या है। जैसे ही कोई समस्या सामने आती थी आकर के योजनाओं का क्रियान्वयन होता था। महिला उद्यमी योजना के माध्यम से हम परिवार में माताओं बहनों को समृद्ध करने की दिशा में आगे बढ़े, बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल, और आपने देखा कि पोशाक योजना से लेकर के कई सारी छात्रवृत्ति योजनाओं की बात ही नहीं कर रहे हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन पे बात कर रहे हैं आज ना। तो योजनाओं की गिनती कराने का क्या फायदा है, हम ये जानना चाहते हैं कि फायदा है दीपक जी, योजनाओं का फायदा है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, उसके क्रियान्वयन में आप कितने कारगर साबित हो रहे हैं ये बताइए। मुझे लगता है कि आपको एक पार्टी की तरह नहीं, मुझे लगता है कि आपको एक समीक्षक की तरह बात करनी चाहिए, और समीक्षक के तौर पर जब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का विजन क्या है। चलिए, आप मुझे पार्टी के तौर पर देख रहे हैं, ये मेरी सफलता है, मैं जनता की पार्टी की तरफ से खड़ा हूं और सरकार हो या विपक्ष बराबर सवाल करता हूं। आपको समीक्षक की राय जाननी है, राकेश रंजन जी हमारे साथ बैठे हुए, हम जरा उनकी राय भी जान लेते हैं। राकेश जी, जैसा मुझे लगता है कि संतुष्ट करना एक असंभव टास्क हो जाता है किसी भी सरकार के लिए, और उस टास्क को अचीव करने की दिशा में अगर सरकार प्रयासरत है तो हम उसे कितना कामयाब माने? ये तो सही बात है ना कि गांव पर बहुत दिनों से फोकस नहीं किया गया जी, और इस पंचायत सहयोग शिविर के माध्यम से जिन मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास किया जा रहा है वो सारे प्रशासनिक सुविधाएं वाली बात है, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन वाली योजना जो है, निवास प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज, नोटेशन, कृषि बिजली संबंधी जो चीजें हैं ना, उसके संदर्भ में गांव के लोगों की बहुत सारी शिकायतें रहती थी जी। और उन शिकायतों को दूर करने के लिए एक पंचायत सहयोग शिविर की शुरुआत की जा रही है। लेकिन मैं एक चीज को जरूर कहना चाहता हूँ कि बिहार में 2006 से पंचायती राज अधिनियम लागू है और पंचायती राज व्यवस्था लागू है। तो जब पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू हैं तो उन्हें क्यों नहीं स्ट्रेंथन किया जाता है, उन्हें क्यों नहीं शक्ति दी जा रही है? गाँव के लोग लगभग इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं जिसको सरकार ने एड्रेस किया। इस मामले में ये काफी अच्छी पहल जरूर है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा कि गांव में जो पंचायत व्यवस्था है, जैसे आप पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें एक स्तर है जिस पर बिल्कुल फोकस नहीं किया गया है, वो है ग्राम सभा का स्तर। ग्राम स्वराज की जो बात की जाती है ना, तो ग्राम सभा से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। हम पंचायतों पर फोकस करते हैं, हम जिला परिषद पर कर रहे हैं, हम मध्यवर्ती पर फोकस कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पर, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल हम कहते हैं सरकार आपके द्वार या ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो ये सब चीजें जो है ना वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी की जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये सब योजनाएं बढ़ेंगी आगे और पंचायत सहयोग शिविर आगे बढ़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो अफसरशाही है वो फिर हावी होना शुरू हो जाए और फिर काम में अनावश्यक डिले होना शुरू हो जाए। तो मैं इसे इस रूप में देखता हूँ कि थोड़ा सा सरकार और ग्राम पंचायत, प्रशासनिक अधिकारी और ग्राम पंचायत के बीच में एक समन्वय होना चाहिए और उस समन्वय के माध्यम से सारे काम ग्राम के स्तर पर होने चाहिए। बिल्कुल, ये अफसरशाही वाली जो चिंता आपने व्यक्त की है, मुझे लगता है ये सरकार के संज्ञान में है, तभी तो 30 दिन का ये टाइम फ्रेम रखा गया है और ये कहा जा रहा है कि अगर 30 दिन में नहीं हुआ तो आप खुद को निलंबित मानिए, सरकार कार्रवाई उस दिशा में करेगी। तो ये अफसरशाही वाली बात संज्ञान में है सरकार के, ये हम माने?
जी जी हाँ, मुझे भी लगता है यदि 30 दिनों का समय दिया गया है तो ये बिल्कुल है कि एक ध्यान में है कि शायद डिले यहाँ होता है। जैसे बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रमाण पत्र हैं ना, उसमें भी अनावश्यक कि जो हम लोग कहते हैं पार्किंसन डिजीज ऑफिस में हो जाता है ना, फाइल पर फाइल चलता चला जाता है, उसके चलते अनावश्यक देर हो जाती है। तो जो अब है कि ऑन स्पॉट अगर बहुत सारी चीजों को आप निपटा रहे हैं तो बहुत अच्छी पहल है ये जी। तो इस रूप में ये बिल्कुल अच्छी पहल है। तो सरकार ने एक पहली बार एक फोकस किया है कि गांव के लोग जिनकी प्रशासनिक सुविधाएं जिन्हें नहीं मिल पाती हैं उन्हें प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान करें। शहर के लोगों को अधिक मिल जाती है लेकिन गांव के लोगों के साथ नहीं मिल पाती प्रशासनिक सुविधा, तो वो पहल की जा रही है। तो ये सरकार की काफी अच्छी पहल। बिल्कुल। एक और चीज आपसे हम क्लियर करवाना चाहेंगे, आपने कहा कि पहले से जो व्यवस्था मौजूद है, जैसे ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण सुविधाओं के लिए मुखिया के चुनाव होते हैं, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, इन सब पदों के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन क्या लगता है कि बिहार में इन पदों पर होने वाले चुनाव में संबंधित व्यक्ति को वो अधिकार दिया जाता है? अगर वाकई दिया जाता तो समस्या इस स्तर पर नहीं आती। देखिए, बिहार में जो पंचायती या पूरे भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, उसके कार्यकरण में कुछ खामियां हैं। जैसे आप देखेंगे कि 11वीं अनुसूची एक ऐसी भारतीय संविधान की अनुसूची है जिसमें 29 विषयों को पंचायतों के लिए रखा गया। लेकिन ये जो 29 विषय है ना, इसमें भी कई बार कुछ महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं, कई महत्वपूर्ण विषय नहीं रखे गए, सरकार ने अपने पास रखा है। लेकिन पंचायतों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना कि उन्हें जो अनुदान मिलते हैं ना वो काफी कम मिलते हैं। अपने वित्त के स्रोत इनके पास नहीं है, एक तो ये बहुत बड़ी कमी है। दूसरा कि प्रशासनिक जो नियंत्रण है या प्रशासनिक हस्तक्षेप है वो पंचायतों में बहुत अधिक हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी हो जाती है। फिर ग्राम सभा की मैंने बात कही कि ग्राम सभा पर किसी सरकार ने पिछले 20 साल में कोई फोकस नहीं किया है। तो ग्राम सभा पर अगर फोकस किया जाए तो गांव के स्तर से एक चीजें उभर के सामने आएगी कि किन किन चीजों की जरूरत है, कैसी कैसी योजनाओं की जरूरत है, और वो योजनाएं जो बनाई जाती हैं वो गाँवों के बिल्कुल इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। चलिए, व्यवस्था की जटिलता का एक भाव आपके जवाब से मिल पा रहा है, और हम ये मानकर चलें कि इसी जटिलता को दूर करने के बजाय सम्राट चौधरी ने प्रयास किया है कि एक पैरेलल सिस्टम हम जल्द तैयार करें जिससे तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। सुमित जी, तुरंत रिजल्ट की चाहत में हम कहीं व्यवस्था के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? अरे दीपक जी, मुझे लगता है कि जनता जानती है कि जनता के लिए हम क्या कर रहे हैं। आप देखिए ना कि लगातार बिहार की युवाओं से, और खास करके उनकी नौकरी और रोजी रोजगार के लिए उनकी उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए और उनको तकनीकी तौर पर सक्षम बनाने के लिए लगातार हमारे प्रयास सबने देखा है, और उसको भी ट्रांसपेरेंट बनाने का हम काम कर रहे हैं। जब हम ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं, पारदर्शी बना रहे हैं, उसमें भी विपक्ष को अगर दुख हो तो इससे ज्यादा तो दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। एक छोटा सा नजरअंदाज कीजिए विपक्ष के दुख को, लोगों के दुख को दूर कीजिए, आप ही की बात का जवाब दे देता हूं। बिहार में एक उद्योगपति आए, उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए का निवेश की बात की, ठीक है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा सबने देखा कि किस तरीके से उन्होंने जताया, और उसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि बिहार में जन्मे हुए जो भी उद्योगपति हैं जो जंगल राज के में बाहर चले गए थे, जंगल राज के कारण नहीं आते थे, वो आए बिहार, उनको हम जमीन मुहैया कराएंगे, उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगे, उनको एक स्वस्थ वातावरण देंगे, और अपनी मिट्टी पर आके जो माँ मिट्टी और माँ मिट्टी से आगे बढ़कर उसके प्रति जो कर्तव्य बोध है उसको जागृत करने वाला मुख्यमंत्री मिला है। बिहार के युवा प्रसन्न है, बिहार के लोग प्रसन्न है। छोटा सा डेटा भी आपको दे देता हूं कि बिहार की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व उछाल आया है। 14.9 वार्षिक वृद्धि दर जो है वो बिहार की हुई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था और बजट के संदर्भ में बिहार का जीएसडीपी जो है 3.17 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। ये किसकी प्रतिबद्धता है? ये सम्राट चौधरी जी की सरकार की और एनडीए की सरकार की प्रतिबद्धता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के संदर्भ में देखिए तो सड़कें, पुले और रेलवे विकास के लिए 4 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो आवंटित किया गया है। राज्य में 5 नए एक्सप्रेसवे और हरित ऊर्जा परियोजना को तेज गति से लगाया जा रहा है। विश्व बैंक की मदद से बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 500 मिलियन रुपए जो हैं वो डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। तो अब बताइए इसमें हमारी जो प्रतिबद्धता, आज आप देख लीजिए ना, आप अपने आपके जो संवाददाता हैं वो कहीं ना कहीं सीएम हाउस के बाहर खड़े रहते हैं। सीएम हाउस से जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं वो कितने बजे निकलते हैं और
कितने बजे वापस जाते हैं ये भी देख लीजिए। लगातार युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। किसके लिए? बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के माताओं बहनों के लिए, बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए। बिहार में चाहे सीमांचल की बात कीजिए, चाहे शाहाबाद की बात कीजिए, सभी क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग की बात कीजिए, या फिर आप मूलभूत जो वहां की जो चीजें हैं, मिथिला पेंटिंग से लेकर के कला संस्कृति साहित्य के संवर्धन की बात कीजिए, यूनिवर्सिटीज की बात कीजिए, तो इन सभी क्षेत्रों में लगातार हम काम कर रहे हैं। और यही तो प्रतिबद्धता दिखाई देनी चाहिए मुख्यमंत्री में, और वो पहले भी दिखाई दे रही थी और आज भी डबल गति के साथ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, काम किया जा रहा है, लेकिन काम का लाभ लोगों को कितना मिल रहा है ये आंकड़ों के माध्यम से शायद 30 दिन के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। बस हम यही जानना चाह रहे हैं कि उन योजनाओं का लाभ लोगों को अगर नहीं मिल रहा है तो उसी के लिए ये सहयोग शिविर और सहयोग पोर्टल वाली व्यवस्था सम्राट चौधरी ने प्रभावी की है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि सरकार भी ये समझ रही है कि उसकी योजनाएं धरातल पर उम्मीद के अनुसार लोगों को लाभान्वित नहीं कर रही है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अपने दर्शकों को एक सच्ची कहानी इस सहयोग पोर्टल से जुड़ी जरूर सुनाएंगे। हमारे एक सहयोगी हैं, उन्होंने अपनी समस्या को लेकर, जो कि दाखिल खारिज और जमाबंदी से संबंधित समस्या थी, उन्होंने LRDC कोर्ट के कई चक्कर काटे और जब उनका काम नहीं हुआ तो उसी समय उनके लिए ये एक उम्मीद की किरण फूटी। सम्राट चौधरी ने अनाउंस किया कि सहयोग पोर्टल के माध्यम से आप अपनी शिकायत को हमारे सामने रखिए, हम उस शिकायत का समाधान 30 दिन के अंदर करेंगे। और रिकॉर्ड समय में उस शिकायत का समाधान किया गया। लेकिन जानते हैं क्या समाधान किया गया? उस शिकायत के समाधान के तौर पर हमारे सहयोगी को फिर उसी LRDC कोर्ट में जाने की सलाह दी गई, जहां के चक्कर काट काट के परेशान होकर वो इस सहयोग पोर्टल पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। अब देखिए ये क्या व्यवस्था है, कितने बदलाव की इससे उम्मीद की जाए। चर्चा को जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम एक बार फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे। हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली NDA की ये सरकार मानकर चल रही है कि सरकारी योजनाओं का उम्मीदों के अनुसार जनता तक लाभ नहीं पहुंच रहा है, और ऐसे में जनता की शिकायतों पर भी जो मौजूदा सिस्टम है वो प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। तो अब शिकायतों की निगरानी CM के स्तर से ही की जाएगी, ताकि सिस्टम को थोड़ी सी रफ्तार दी जा सके, सिस्टम में लगे जंग को थोड़ी ऑयलिंग के माध्यम से दुरुस्त की जाए। और उसके लिए शुरू किया गया ये सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविर वाली व्यवस्था। लेकिन क्या ये व्यवस्था नाराज जनता को, क्योंकि जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है उनमें स्वाभाविक तौर पर नाराजगी देखने को मिलेगी, उन्हें संतुष्ट किया जा सकेगा या नहीं? विशाल जी, तमाम तरह के आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये संभावना जताई जा रही है कि इस व्यवस्था से बहुत कुछ बदलेगा और जो अब तक अच्छा हुआ है वो और अच्छा होगा। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो, लेकिन अभी हम भाजपा की प्रवक्ता को सुन रहे थे, बहुत तरह के आंकड़े दे रहे थे। गांव का रंग गुलाबी है, इनके आंकड़े झूठे और किताबी है। पता नहीं ये कहाँ से आंकड़े लेकर आते हैं। आज भी बिहार के प्रति व्यक्ति का आय अन्य राज्यों की तुलना से बहुत कम है। इनको ये नहीं बताएंगे। बिहार की 60% महिलाओं को खून की कमी है, ये नहीं बताएंगे। अभी बोल रहे थे बहुत सारा रोजगार, उद्योग, कारखाना लग रहा है। 60-25 चीनी मिल खोलने की बात कही, पर जा ही नहीं रहे हैं। उसमें बता रहे हैं रोजगार जो समस्या है उस पर बता रही समस्या क्या है, उस पर फोकस कर लीजिए। कम से कम सरकार को समस्या बता दीजिए। सब बता रहे कि इन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ये किया वो किया। सरकार किया तो कहाँ क्या, ये भी तो बताइए। अभी आपने घटना बताया, इधर से घूमकर उधर जाना, फिर सहयोग पोर्टल के बाद भी फिर उसी कोर्ट में जाने को कह दिया गया। तो हम पहले ही शुरुआती लाइन में कह दिए कि ये केवल दिखावटी और बनावटी है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री थोड़ा हेडलाइंस बनाने का प्रयोग कर रहे हैं। हम उनको स्वागत करते हैं, बनाए हेडलाइन पर, लेकिन जनता का काम भी होना चाहिए। प्रमोद जी, समस्याएं हैं, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। उन समस्याओं के समाधान का प्रयास हो रहा है, इस प्रयास से भी परेशानी है? नहीं, देखिए, कभी कभी क्या है ना कि समाधान जो है समस्या से विकराल रूप धारण करता है, और पिछले 20-21 सालों में इन लोगों ने यही करने का काम किया है। समस्या का निदान करने के लिए जो ये बातें कहते हैं और उनकी समस्याओं को और बढ़ाने का काम इन लोगों ये लोग करते हैं। सबसे बड़ा बात है कि जिस प्रकार से
ये सतत विकास लक्ष्य से लेकर के सारी चीज़ों को कहने का काम किए, तो अब हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य नीति आयोग के द्वारा दिया गया रिपोर्ट होता है और उसमें बिहार जो है अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। उस पर हम बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि क्या हालात इन लोगों ने बिहार का करने का काम किया है। क्योंकि आज जो है से बात हो रही है सहयोग पोर्टल की या सहयोग कार्यक्रम की, क्योंकि नए मुख्यमंत्री बने हैं तो भाई इनको तो दिखलाना है ना, जो पहले मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, उनको भी तो कटघरे में इनको खड़ा करना है ना, कि आपके जो 20-21 साल के कार्यकाल में जो समस्याएं बढ़ी उसका निराकरण हम जो है 1 महीना के भीतर में करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये उनको जो है कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का भी एक प्रयास किया जा रहा है। और आप देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं राकेश रंजन जी, उन्होंने ग्राम सभा की बात की, त्रिस्तरीय जो पंचायती व्यवस्था है उसकी बात करने का काम किया। और आपके भी चैनल पे लगातार जो है से ये आया है, हमेशा कभी मुखिया संघ नाराज हो जाता है, कभी नगर निगम में जो प्रतिनिधि हैं वो नाराज हो जाते हैं, वो सरकार से जो है अपना ये करने लगते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि उनके अधिकारों पर बार बार सरकार के द्वारा जो है ना उनके अधिकारों में कटौती की जाती है, और जो स्वायत्ता उनको मिलनी चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में, जो ये जो परिकल्पना इसी का था ना कि वो जमीन पर गांव स्तर पर जो है समस्याओं का निराकरण हो, इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये लोग इन लोग की तो मानसिकता है ना, ये लोग हर चीज को चाहते हैं कि हम अपने हाथ में कंट्रोल में रखें। अफसरशाही को बढ़ावा किसी और ने देने का थोड़े काम किया है। जब एक राज्य के मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके अगर ये कहते हैं कि इस काम को अमुक तिथि तक जो है से कर दीजिए, कहिए तो हाथ जोड़ ले, नहीं कहिए तो हम जो है पैर पकड़ लें, इस प्रकार का अगर भाषा और जो पिछले जो मैंने आपको कहा कि जो विजय सिन्हा जी ने जो एक्शन लेने का काम किया था और उन्होंने कहा था कि हम अफसरशाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, सस्पेंड करने का काम किया, तो आज क्या परिस्थिति आ गई कि उन्हीं के आगे जो है नए मुख्यमंत्री उनके फैसला को निरस्त करने का काम किया। तो सवाल उठता है कि इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? आप सहयोग पोर्टल बना लीजिए, ये जन सुनवाई के लिए आप बैठक कर लीजिए, क्रियान्वयन तो उन्हीं को करना है, वही कार्यपालिका में बैठे हुए वो उन पदाधिकारियों को करना है, उन कर्मचारियों को करना है जिनकी शिथिलता जग जाहिर है। नहीं तो उन्हीं को तो चेतावनी दी जा रही है ना, उन्हीं को चेतावनी दी जा रही है कि चलिए अब तक जो हुआ उसे मिट्टी डालिए, अब आगे इस तरह से नहीं होगा, ये सुनिश्चित कीजिए। एक बात नहीं, आपकी बात मैं मान लेता हूं। आप सम्राट चौधरी जी 30 दिन का समय दे रहे हैं, हम 60 दिन का समय दे देते हैं। 60 दिन के बाद फिर बैठ करके डिस्कशन कर लेंगे इस मुद्दे पर कि 60 दिनों के भीतर में क्या चेंजिंग आया। नहीं, उन्होंने तारीख दी है कि 18 से शुरू हो रहा है, 19 से आप देखिए, अगले। आप मेरी बात को सुन लीजिए ना। उन्होंने कहा कि स्वतः निलंबित समझे जाएंगे। अब आप एक बात बताइए, ये कानून, ये कहते भी हैं अक्सर, इनके प्रवक्ता कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कानून का राज है, कानून का राज है, कानून का राज है, और इस कानून के राज में क्या IAS IPS को स्वतः आप निलंबित कर देंगे? जी, जितना मान लीजिए जिस प्रकार से अभी वो लोग हड़ताल पे चले गए सामूहिक रूप से, और उसके बाद जो है उनको मनाने में आपके पसीने छूट गए, मनाते 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 पसीना छूट गया, और बाद में जो है से उनकी सारी शर्तों को मानने के लिए बाध्य हो गए। और क्या बात करिएगा आप? हमारा कहना है कि दृढ़ इच्छा शक्ति आप जो कर्मचारियों के भीतर में खोज तो वो सरकार दिखा रही है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात जो आप कर्मचारियों और पदाधिकारियों में खोज रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, पहले उन पर आप दृष्टि डाल लीजिए ना। इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है? नहीं क्या तो प्रमोद जी? कहीं इच्छा शक्ति देखिए, मैंने इसलिए बार बार कहा कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट ही है, और जो राजनीति के स्टंट होता है ना, मैं उदाहरण, एक छोटा उदाहरण, जब विजय सिन्हा जी जब इस प्रकार का क्रियाकलाप कर रहे थे और तमाम जो है जिला में जाकर के, भागलपुर जिला में जब गए थे तो जानते हैं 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी फरियादियों की, और आप लोगों ने भी दिखलाने का काम किया, मैंने कोई नापने का काम नहीं किया था। लेकिन सवाल उठता है कि उनके वो वहां जाकर के कर रहे थे, लेकिन क्या उन शिकायतों पर क्या अमल हुआ और उन शिकायतों का निष्पादन किस तरीके से हुआ, वो जग जाहिर है। तो आप लाख इस प्रकार का, मैंने कहा ना कि एक कहीं ना कहीं आप अब देखिए इनके बयानों से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये नीतीश कुमार जी को कटघरे में खड़ा करने का काम हम तो ये समझ पा रहे हैं ना इनके बयानों से कि ये इच्छा शक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं व्यवस्था में सुधार के लिए। एक इनका और हम बयान कोड कर देते हैं। ये कहते हैं मैंने पुलिस के हाथ खोल दिए। अरे भाई, तो क्या 1 महीना पहले नीतीश कुमार जी ने उनके हाथ बांध रखे थे क्या? हर पुलिसकर्मी को कानून के दायरे में रह करके काम करना होता है।
तो नीतीश कुमार जी उनके हाथ बांधे हुए थे क्या? उनको काम करने की मनाही दिए हुए थे क्या? ये इसी के लिए मैंने कहा कि ये जो है ना राजनीतिक स्टंट है और हेडलाइन बनाने के लिए इस प्रकार की बातें कही ठीक है सुमित जी, तमाम तरह की बातें हो रही है, सब कुछ सीएम के स्तर से ही मॉनिटर होगा। हम सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने की व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। ये सिस्टम को सेंट्रलाइज करने की कोशिश नहीं हो रही है और सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाएगा तो सीएम क्या क्या करते रहेंगे? दीपक जी, सत्ता का केंद्रीकरण जो है वो 2004 में सबने देखा है कि 2004 के पहले कैसा था। मैं ये पूछता हूँ कि जनता की सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए कि जिस तरीके से आज हम लोग काम कर रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, ये सरकार जनता ने चुनी है ना, जनता की सरकार है तो सेवा भाव से ही काम होगा ना, राजा बन के तो काम नहीं होगा। और सेवा भाव से ही हम काम कर रहे हैं। कौन लोग जो विपक्ष के जो नेता हैं वो किस तरीके से राजा के भाव में काम कर रहे थे, सबने देखा कि अधिकारियों के पॉकेट में को पिकदान समझा जाता था, अधिकारियों से पिकदान उठवाया जाता था। अधिकारी काम करने के लिए होता है और अधिकारी को अपने काम का दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। रेड टैपिज्म कभी भी नहीं होना चाहिए और रेड टैपिज्म के खिलाफ लगातार हम लोग बोलते हैं। तो गर्दन पे तलवार रख के भी काम करवा लीजिएगा क्या? मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है उसी अधिकारों के तहत काम करना है। बहुत अच्छा काम अधिकारियों, मैं सीधा बोलूंगा कि बहुत अच्छा काम नहीं करना है, बहुत खराब काम भी नहीं करना है। जो जिम्मेदारी है आपकी वही करना है और आपकी जिम्मेदारी जनता को डिलीवर करना है और डिलीवर वही करना है जो सरकार योजनाएं लेकर के आती है। और उन योजनाओं को करने के बाद कोई तमगा नहीं मिल रहा है कि तमगे के लिए काम करना है जनता को डिलीवर करने के लिए। और ये बात हम स्पष्ट रूप से मानते हैं, प्रत्येक अधिकारी का एक दायित्व होता है। जनता का पैसा जो सरकारी खजाने में है उसी का तो भुगतान उन्हें किया जा रहा है महीने के आखिर में कि आप अपना काम करके दीजिए, वो काम कर ही नहीं रहे हैं। तो वही तो यही तो शंका जता रहे हैं विशाल जी और प्रमोद जी। एक प्रयास आपके मंत्री की ओर से हुआ था और पूरे सिस्टम ने सरकार को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। जवाब ले लीजिए दीपक जी, जवाब ले लीजिए। दीपक जी जवाब ले। प्रमोद जी उधर नहीं, प्रमोद जी उधर नहीं, वो वरीयता बात कहने की बात है। जवाब लेने दीजिए ना। देखिए आप बचा रहे हैं, मुझे जवाब लेने दीजिए ना। हाँ सुमित जी देखिए प्रमोद जी बच निकल रहे हैं ना। विशाल जी एक सेकंड। बलात्कार करने वाले को लालू जी बचा, लालू यादव का पार्टी बलात्कारी है ना। अरे लालू यादव का पार्टी हमारे पार्टी में क्या? लालू यादव बलात्कार करना पंचायती करवाते थे। अरे लालू प्रसाद यादव बलात्कार करना पंचायती करवाते थे। एक दलित महिला का बलात्कार हुआ, ठीक है, पंचायत हो गया, चारा चोर हो गया। सुमित जी एक सेकंड, प्रमोद जी हाँ रुकिए ना। प्रमोद जी पटरी पर तो लाने दीजिए। प्रमोद जी आप डिरेल होने दे रहे हैं। प्रमोद जी डिरेल ना होने दीजिए। नहीं आप मौका दे रहे हैं, आप मौका दे रहे हैं। सुमित जी हो गया ना, हो गया। नहीं आप मुझे जवाब दीजिए ना, आप मुझे जवाब दीजिए ना। देखिए कहाँ जा रहे हैं आप लोग। नहीं विशाल जी हो गया। प्रमोद जी ठीक है, बात करने वाली पार्टी कांग्रेस है। चलिए ठीक है, हो गया। सुमित जी हो गया, विशाल जी हो गया, प्रमोद जी हो गया। चलिए हम राकेश रंजन जी के पास चलते हैं। राकेश रंजन जी, ये सिस्टम की ऑयलिंग और ओवर वायलिंग की कोशिश होती नजर आ रही है कि पहले से एक व्यवस्था है, वो अगर कारगर नहीं है डिलीवर करने में तो हम दूसरी व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहां नजर आ रहा है कि जो डिसेंट्रलाइज करने का संकल्पना है उसे सेंट्रलाइज करने का प्रयास होता दिख रहा है। काम वही अधिकारी करेंगे। अगर पहले कोशिश में वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो दूसरी कोशिश में कैसे डिलीवर करेंगे? इसमें ना 2-3 जो नई चीजें मुझे सामने आई जी, जिन चीजों को एड्रेस किया जा रहा है, जिन मामलों के समाधान की बात की जा रही है ना, वो ऐसे मामले हैं जिसको लेकर आम पब्लिक परेशान थी, तो इनकार नहीं कर सकता है। और
आप देखेंगे कि अगर इनमें से हम मिडिल मैन को हटा दें, बिचौलिए को हटा दें, तो अपने आप में बड़ा स्मूथली चलेगा। जैसे आप राशन कार्ड बनवा रहे हो, आपको पेंशन कार्ड बनवाना हो, आपको आय निवास प्रमाण पत्र बनाना है, सब में वो सब तो बन middle रहा था, man ये है। शौचालय आवास इन सब चीजों पर भी फोकस हो रहा है। जी जी। म्यूटेशन है। आपको ये सबसे अच्छी चीज जो इसमें मुझे दिख रही है ना, वो बात ये है कि सीएम सेक्रेटेरिएट डायरेक्ट मॉनिटरिंग करेगा। ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। वह सीएम के डायरेक्ट मॉनिटरिंग की जाएगी, सीएम उन चीजों को एड्रेस करेंगे, या जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो उन चीजों को एड्रेस करेंगे। अगर कहीं भी खामियां आएंगी तो उनको निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। तो गांव के लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, यहाँ कहाँ कोई इनकार तो नहीं कर सकता है इस चीज को लेकर। और उनका समाधान जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और छोटी मोटी समस्याओं को अक्सर ये समाधान की बात की जाती है, लेकिन वही चीज है ना कि इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से करेंगे। तो एक अच्छी चीज मुझे दिख रही है, मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है। सीएम सचिवालय अगर सही मॉनिटरिंग करेगा तो मुझे लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। चलिए, विपक्ष एक और संदेह व्यक्त कर रहा है, उस पर भी हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि अधिकारियों के गर्दन पर तलवार रख के आप उनसे कितना ही काम करवा लेंगे, और अगर ऐसी नौबत आती है तो अधिकारी एकजुट होकर सरकार को घुटने पर ला सकते हैं। ये पहले एक उदाहरण के माध्यम से विपक्ष बता भी रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे जो लगता है ना कि बहुत सारे ऑफिसर में काम नहीं होता है ना, तो हम पब्लिक भी दोषी है। हम अपने अधिकारों को समझ नहीं पाते हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे जो अधिकार हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं। अब बिहार में जो सिविल सोसाइटी काफी कमजोर स्थिति में है। ये जो सिविल सोसाइटी रहती है जिन राज्यों में मजबूत है, वहां पर आराम से नागरिक लोग अपना मंच बनाकर भी अपने काम को करते हैं वो, और सफल होते हैं। तो सिर्फ सरकार पर हम दोषारोपण कर दे, या सिर्फ अधिकारियों पर दोषारोपण कर दे, या उन पर डिपेंडेंट हो जाए, ये सही चीज नहीं है। तो लोगों के बीच में एक जागरूकता होनी चाहिए कि आपके राशन कार्ड कैसे बन सकते हैं, आपके आय प्रमाण पत्र 30 दिनों के अंदर बन जाने चाहिए। अगर नहीं बनेंगे तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं, और वो कंप्लेन कहाँ जाएंगे। तो इन सब चीजों से गाँव। जी जी। एक और चीज है, बड़े बड़े उद्योगपतियों और औद्योगिक घराने जब कहीं निवेश की कोशिश करते हैं तो उनके लिए एक शब्द रेड टेप का उपयोग किया जाता है कि आपको रेड टेप का सामना नहीं करना पड़ेगा, रेड कारपेट बिछा हुआ मिलेगा। तो जब एक आम नागरिक अपने शौचालय के लिए, अपने आवासीय योजना के लिए, राशन कार्ड के लिए उन्हीं बाबू के दफ्तर में पहुंचता है, तो वहां उसे रेड कारपेट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्या, और उसे वो रेड कारपेट नहीं मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। आम पब्लिक से बड़ा तो कोई होता नहीं है। डेमोक्रेसी में जो सरकार है किसकी है, वो तो आम जनता की सरकार है। कोई भी यहाँ राजा हो नहीं सकता है। तो पब्लिक को तो सुविधाएं मिलनी ही चाहिए, इसमें कहीं कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि पब्लिक को भी अपने अधिकारों को जानना चाहिए, और एक मैकेनिज्म जरूर होनी चाहिए कि वो शिकायत करे, और वो शिकायत सीएम सेक्रेटेरिएट तक पहुंचे, और उस शिकायत का समाधान भी हो। ऐसा ना कि शिकायत बीच में ही रह जाए और वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो वो जो मिडिल मैन जो होते हैं ना, वो कोई भी हो सकते हैं, उनसे जरूर थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है। तो व्यवस्था ज्यादा कारगर होगा, ज्यादा पारदर्शी होगा, मुझे ये लगता है। क्या ये सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविर वाली व्यवस्था में वो खूबी आप देख पा रहे हैं? नहीं, हाँ, मैंने तो 2-3 खूबियों को बताया था। एक तो कि हर प्रथम मंगलवार, तीसरे मंगलवार मीटिंग होगी, और उसमें प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है कि सरकार आपके द्वार पर नहीं, तो सचिवालय के स्तर पर पहले भी जनता दरबार साप्ताहिक लगता रहा है। हाँ, लेकिन पब्लिक को जाना पड़ता था जनता दरबार में। यहाँ तो जनता के सामने ही दरबार लगाया। चलिए, तो सरकार ने घर के बाहर दरवाजा लगा दिया है कि आप अपना दरवाजा खोलिए और सरकार का दरवाजा खटखटाइए। सुमित जी, रिजल्ट हम 31वें दिन देख पाएंगे, लेकिन क्या लगता है कि ये जो रेड टेप और रेड कारपेट वाली बात होती है, ये आम जनता अब वो एहसास कर पाएगी कि रेड टेप का सामना नहीं करना है, अफसरों के मौजूदगी में उनके लिए रेड कारपेट सरकार बिछा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने जनता के लिए रेड कारपेट बिछाने का काम किया है, और सभी अपने दायित्वों का निर्वहन लगातार कर रहे हैं, और सभी के दायित्वों का जो भी ब्यूरोक्रेसी का भी जो दायित्व है, और कहीं ना कहीं जो राजनेताओं का भी जो दायित्व है, सब लोग एक दूसरे के पूरक के तौर पर जनता के बीच में काम कर रहे हैं। जो भी दोषी होंगे वो नहीं बख्शे जाएंगे। जो जनता के लिए काम नहीं करेगा, निश्चित तौर पर उसको सस्पेंड होना है, उसके लिए कहीं भी कोई भी मर्सी नहीं होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो पंचायत स्तर पे जाकर के लोगों के लिए काम करने की बात हो रही थी, तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत में भी जब कभी भी वहां पर जनता दरबार लगेगा तो पंचायत स्तर पर भी जनता दरबार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहां पे उपलब्ध रहेंगे। और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूं। ये आदरणीय
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का ऑफिशियल पेज है। आप देखेंगे यहाँ ठीक नीचे ना उनका फोन नंबर या फिर कोई संबंधित अधिकारी का फोन नंबर भी है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो उन्होंने सीधा अपना फोन नंबर दिया हुआ है। मुझे लगता है कि देश भर में और भी राज्य हैं और सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता है कि कोई भी व्यक्ति इस नंबर पे कभी भी फोन करके अगर उसको कोई समस्या हो तो निश्चित तौर पे वो फोन करे, तो कहीं ना कहीं ये प्रतिबद्धता दिखती है एक मुख्यमंत्री जी की। और मुझे लगता है कि विपक्ष के साथियों को क्रिटिसाइज करने के बजाय अगर कोई समस्या दिखती है या फिर कुछ सुझाव है तो सुझाव देना चाहिए। इतनी देर के डिबेट में वो फोन हमारे दोनों साथियों ने कोई सुझाव उस नहीं। फोन नंबर पर वो भी सुझाव दे देंगे। फिलहाल समय अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी, विशाल यादव जी, सुमित शशांक जी और प्रमोद सिन्हा जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कहते हैं नाधा तो आधा और आधा तो साधा। सम्राट चौधरी जी ने एक बड़ा लक्ष्य नाधा है, यानी कि काम आधा कर लिया है, लेकिन वो किस्सा हम सब जानते हैं कि खरगोश और कछुए की। खरगोश तेज रफ्तार से शुरुआत करता है लेकिन आधे रास्ते पर पहुंचकर सुस्ताने के लिए रुक जाता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सम्राट चौधरी सुस्ताने के लिए नहीं रुकेंगे और जब तक जनता की समस्याओं का समुचित ससमय समाधान सुनिश्चित न कर दें, सम्राट चौधरी लगे रहेंगे। और अगर कहीं भी उन्हें झपकी आती है तो जगाने के लिए हम तो हैं ही, अपने सवालों से सरकार का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।